ओके स्टूडेंट्स, सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस डॉक्टर जो है वो ट्राई करेगा डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मेथड्स. सो इफ नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल इज देयर एंड स्टिल दे आर नॉट conceiving the baby, then what he can try? Natural cycle IVF, ठीक, या माइल्ड IVF किया जा सकता है. सुपर ओव्यूलेशन कराया जाएगा, हाइपर स्टिमुलेशन, माइल्ड IVF. ओके, और जब IVF ट्राई हो गया तो क्या क्या IVF ट्राई हो गया तो इसमें एम्ब्रियो का जेनेटिक प्रोफाइलिंग भी करना जरूरी है. एम्ब्रियो का जेनेटिक स्क्रीनिंग और जेनेटिक प्री इम्प्लांटेशन, जेनेटिक डायग्नोसिस सबके लिए जरूरी है. तो हालांकि इसमें चैलेंजेस हैं, बट इट इज नेसेसरी. PGS लिस्ट बढ़ते जाएगा, आप देखते जाइएगा. ठीक, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं और अकॉर्डिंगली लिस्ट विल इंक्रीज, कीप ऑन इंक्रीजिंग. जैसे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग जरूरी है सब में. इसमें क्या है कि जो भी एम्ब्रियो है वो सेलेक्ट किया जाता है जिसके पास ग्रेटेस्ट चांस है फॉर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का. लेकिन पीजीएस में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिस इज जस्ट स्क्रीनिंग. माइक्रोस्कोप से देखते जा रहे हैं. ओके, उसका डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो का फाइनल सिलेक्शन में स्कोर है, क्वेश्चनर है, एम्ब्रियो का डायमीटर कितना है, हाउ इट इज लुकिंग, श्रिंक और स्वोलन. इस तरह से कई तरह क्वेश्चनर है, वो सब में पॉइंट देते जाएंगे, स्कोर बनेगा. जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा दैट एम्ब्रियो विल बी सेलेक्टेड. बट पीजीडी के लिए प्रॉब्लम क्या है कि बायोप्सी करना पड़ेगा, टेस्ट करना है, उसके ऊपर केमिकल अप्लाई होगा. ओके, तो केमिकल अप्लाई हो तो एम्ब्रियो के ऊपर केमिकल अप्लाई पूरे एम्ब्रियो के ऊपर कर देंगे तो एम्ब्रियो का डेथ हो जाएगा. तो एम्ब्रियो के ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को 2-3 ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर टेकन आउट. स्ट्रक्चर में बताए थे ट्रोफोब्लास्ट क्या है. ट्रोफोसिस्ट का ये ट्रोफोसिस्ट स्टेज है. ट्रोफोसिस्ट स्टेज का आउटर लेयर, ये जो सेल्स हैं दीज आर ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आगे चल के प्लासेंटा बनेंगे. ये प्लासेंटा का एम्ब्रोनिक ओरिजिन होता है. ओके, कब प्लासेंटा ये बनेगा, जब ये एंड्रोमेट्रियम के साथ, ये प्लासेंटा बनेगा आगे चल के. कब बनेगा, जब एंड्रोमेट्रियम के साथ अटैच करेगा. कब करेगा एंड्रोमेट्रियम के साथ अटैच, डे 6 को, डे 6 आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक, क्यों डे 6 को करेगा, क्योंकि ये जो ट्रोफोब्लास्ट हैं इसमें सोडियम पंप्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पंप्स हैं, एंड दीज सोडियम पंप्स कीप्स ऑन पंपिंग सोडियम आयंस इन दिस ब्लास्टोसील. और पंप करते जाएगा सोडियम आयन, जिससे कि क्या होगा, वाटर का इन्फ्लक्स होगा. फिर अंदर वाटर का अंदर इन्फ्लक्स होगा तो ये इसका साइज बढ़ेगा, ये बढ़ते जाएगा ब्लास्टोसील. और छठा दिन पर आके ब्लास्टोसील स्वतः ही अपने साइज बढ़ने की वजह से, पानी भर रहा है जैसे पानी भरते ये फट जाएगा. ये सोडियम पंप का रोल है कि इसको इस रेट पर एडजस्टेड है कि छठे दिन में जाके ये फट जाएगा. फटेगा और अंदर में these cells towards animal pole are embryoblast cells. These are totipotent stem cells. फटेगा ये ब्लास्टोसिल,
फटने से क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है छितर बितर हो जाएंगे और ये जो है अलग हो, ये लेयर टूट जाएगा। इस लेयर के टूटने से फिर ये एंडोमेट्रियम में जाकर के फ्यूज कर जाएगा पूरा का पूरा, ये एक लाइन में आ जाएगा, ये लेयर सब वो जाके फ्यूज कर जाएगा उससे। दिस इज कॉल्ड एज हैचिंग। हैचिंग होता है पानी अंदर जा रहा है कंटिन्यूअसली, जाते जाते एक टाइम आएगा जो ये फट जाएगा फूल। ओके तो अब तो करना है पीजीडी। पीजीडी के लिए हमको इनके सेल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी टेस्ट हो सकता है। तो ये देखा गया कि पीजीडी प्रक्रिया अपनाने के बाद लाइव बर्थ रेट घट जाता है, यानी एम्ब्रियो जो है मर भी जाते हैं। 2 सेल निकाल लिए तो हो सकता है एम्ब्रियो जो है ये मर भी जाए, लेकिन हो सकता है कि कुछ एम्ब्रियो बच भी जाए। तो लाइव बर्थ रेट घट जाता है, लेकिन पीजीडी परफॉर्म करने से एक तो श्योरिटी हो गया कि आपको इस एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिजीज, इनहेरिटेबल, कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ। बाय बर्थ डिजीज वही होगा जो इनहेरिटेड है, सॉरी सारे इनहेरिटेड डिजीज यानी पेरेंट से आए हुए डिजीज वो कॉन्जेनाइटल होते हैं, लेकिन सारे कॉन्जेनाइटल डिजीज वो इनहेरिटेड नहीं होते। कॉन्जेनाइटल मतलब होता है बर्थ डिफेक्ट, बर्थ के साथ जो डिफेक्ट या डिजीज आए। ओके सपोज कि किसी पेरेंट्स को अगर एचआईवी है तो बच्चे को भी एचआईवी हो जाएगा। प्रेगनेंसी है तो अगर मेल है तो भी एचआईवी हो, फीमेल को एचआईवी नहीं है, मेल को एचआईवी है, ओके तो भी हो जाएगा एचआईवी। अगर फीमेल को एचआईवी है मेल को नहीं है तो भी हो जाएगा एचआईवी इसको। अगर दोनों को एचआईवी है तो भी हो जाएगा एचआईवी। कोई भी दोनों में से एक हो या दोनों हो तो भी हो जाएगा बच्चे को। ठीक, लेकिन इस केस में जो एचआईवी हुआ ये क्या है, इनहेरिटेड है क्या, फादर से मदर में क्या जेनेटिकली इनहेरिटेड है, ये तो कहोगे हाँ इनहेरिटेड है। लेकिन फिर सवाल उठेगा कि जेनेटिकली इनहेरिटेड है क्या, डीएनए से में डिफेक्ट था इस वजह से आया क्या बीमारी, नो। ओके तो आप कहोगे कि कॉन्जेनाइटल है क्या, बाय बर्थ है क्या, यस जेनेटिकली इनहेरिटेड नहीं है बट कॉन्जेनाइटल है। ओके जैसे एक एग्जांपल और देख बता दें, एक होता है क्लब फुट। क्लब फुट कहते हैं जो कि बच्चा पैदा होता है तो उसके पैर जो है, मान लो ये पैर है, दोनों पैर टेढ़ा रहेगा। और ये पहले रेयर था लेकिन अब ये कॉमन होते जा रहा है, दिखता है। ठीक है तो पैर टेढ़ा रहेगा, लेकिन ये पैर टेढ़ा होने की वजह क्या है कि उसका डेवलपमेंट जब हो रहा था यूट्रस में तो कुछ चेंजेज हुए या पॉल्यूशन है, कोई एग्जैक्ट कारण इसका अभी तक नहीं पता चला है, बट वेरियस फैक्टर्स आर एट्रीब्यूटेड टू बी एसोसिएटेड विथ इट, जैसे पॉल्यूशन हो गया, अच्छा खाना नहीं खा रही है, ये सब। ठीक है तो एग्जैक्ट कारण क्या है कोई अभी तक एविडेंस नहीं पता, बट क्लब फुट होता है। लेकिन क्लब फुट कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है लेकिन कोई जेनेटिक इसका बेसिस डिजीज नहीं है क्लब फुट। तो ये क्या है, इनहेरिटेड हुआ नहीं हुआ बट कॉन्जेनाइटल है। ओके अब एसएमए और डीएमडी जो एग्जांपल बताए थे उसका आप समझिए, इनहेरिट हुआ यस, क्योंकि दोनों आपके पेरेंट्स जो हैं, दो उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों कैरियर थे यानी हेट्रोजाइगस थे, तो डिफेक्टिव जीन आया तो जेनेटिकली इनहेरिटेड है। कॉन्जेनाइटल है यस, इस केस में ये जेनेटिकली इनहेरिटेड भी है, कॉन्जेनाइटल भी है। तो जेनेटिक डिजीज ये सब हो जाते हैं कौन, तो पीजीडी का टेस्ट करेंगे तो ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके तो क्या किया जाता है, 2-3 सेल ही ज्यादा से ज्यादा ट्रोफोब्लास्ट लेयर का जो प्लेसेंटा बनते उनका लिया गया और पीजीडी टेस्ट परफॉर्म किया गया। लेकिन इसमें फिर एक चैलेंज आ जाता है, सेकेंड लेवल ऑफ चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये है
कि आपको कल्चर में हम बताए थे, एम्ब्रियो का कल्चर है, किसी भी स्टेप पर आप रोक करके रेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्या किसी स्टेप को पाउज नहीं कर सकते हैं। तो आफ्टर को इनक्यूबेशन 48 घंटा तक क्या कर रहे थे, इसको कल्चर कर रहे थे इन ए जायगोट स्पेसिफिक मीडियम 1 से 2 दिन तक। फिर उसके बाद मीडियम चेंज किया गया, फ्रेश मीडियम ऐड किया गया, फ्लास्क चेंज हुआ, 2 to 4 डेज में दूसरा चेंज हुआ मीडियम फ्लास्क सब। ये था क्लीवेज स्टेज। ओके, और 4 से 6 दिन था आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ठीक, तो अब इस चीज को आप ध्यान में रखिए, यह बायोप्सी जो है, एम्ब्रियो बायोप्सी कब परफॉर्म की जाएगी, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर ही की जा सकती है। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? आ रही है ना, समझ में आ रहा है? ठीक, म्यूट कर लीजिए। अब ये परफॉर्म किया जाएगा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कब आया, 4 से 6 दिन के बीच में, और छठा दिन पर इम्प्लांटेशन की बारी आ जाती है। तो टाइम नहीं है टेस्ट करने का, ये पीजीडी डायग्नोस्टिक टेस्ट करने का। और इस तरह की जो 16 बीमारियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे SMA, DMD, ये सब 16 बीमारियां जो, इन सब के टेस्ट करने में टाइम लगता है। ये सब बड़ा बड़ा प्रोसीजर कैसे चेक करेंगे, छोटा सा जीन है, वहां जाके एक कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज है, उसको चेक करने के लिए बड़ा लंबे लंबे प्रोसीजर्स होते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंच गया, ये क्लीवेज स्टेज पर तो लेके इसको बायोप्सी करेंगे तो पूरा एम्ब्रियो ही मर जाएगा। 1 और 2 स्टेज जो है, दूसरा अंत में ये क्या है, 8 सेल स्टेज है। कैसे करेंगे इसका बायोप्सी, एम्ब्रियो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लीवेज सेल स्टेज पर भी एम्ब्रियो में अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। ओके, सारे सेल्स जो हैं ब्लास्टोमियर्स हैं इस स्टेज पर। हाँ, एक क्लास में जो हम बता रहे थे व्हाई दिस इज क्लीवेज स्टेज, और इसमें 16 आवर्स, देखो उसमें एक मिस्टेक हो गया था, नहीं मिस्टेक नहीं, छूट गया था पॉइंट। 16 आवर्स जो था एवरेज टाइम था, और इसमें भी 16 आवर्स ही आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं, वो 8 से 16 वाला लिखना भूल गए थे उसमें। तो टोटल जो हो गया इसमें 256 तक पहुंचने में 8 से 16, 128 तक पहुंचने में 4 क्लीवेज हुए, और टाइम है 48 घंटा। इसमें हुआ था 1 से 2 दिन में 3 क्लीवेज। ठीक, 1 से 8 तक जाने में 3 क्लीवेज लगे थे, और टाइम था 48 घंटा। सो फॉर एवरी डिवीजन 16 आवर्स वाज द इज द एवरेज टाइम। यहाँ भी 48 घंटा में यहाँ पर 4 क्लीवेज हुआ। ठीक, 48/4 करना पड़ेगा आपको, तो ये आएगा आपका 12 घंटा। यहाँ एवरेज टाइम है 12 घंटा, तो इसलिए ये क्लीवेज स्टेज है। ठीक, अब क्लीवेज स्टेज पर सारे सेल्स जो हैं अनडिफरेंशिएटेड हैं, सारे सेल्स एक जैसे हैं, सभी के सभी टोटीपोटेंट हैं। ओके, इस स्टेज पर अगर हम डिस्टर्ब करें, बायोप्सी लें, तो एम्ब्रियो विल बी डिस्टर्ब्ड ग्रेटली। यहाँ पर इस स्टेज पर, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर हम बायोप्सी करते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो अब टाइम कहाँ है, ठीक, और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज 6 डे पर एंड हो जाता है, या यहाँ पर इसको इम्प्लांटेशन होना होगा। अगर इम्प्लांट नहीं हुआ तो एम्ब्रियो मर जाएगा, और इम्प्लांटेशन के पहले आपको रिजल्ट चाहिए पीजीडी का, कि हाँ सारे बीमारियों का टेस्ट हो गया क्या इसमें, ओके 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 ओके, नहीं तो तब तक हो नहीं पाएगा 1-2 दिन के टाइम में, इतनी जल्दी करना पड़ेगा। ठीक, अगर इसको टेस्ट होने में टाइम लग गया, 3 दिन 4 दिन लग गया, और ये पहुंच गया 7-8 दिन के स्टेज पर, और उसके बाद रिजल्ट आया नहीं इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो अब 7-8 दिन हो गया, तो अब उसका क्या फायदा, कोई इम्प्लांट भी नहीं होगा। समझ में आई बात? इसीलिए पीजीडी जो है वो छूट जाता है। हेलो,
म्यूट कर लीजिए, कौन है? म्यूट करो यार, नहीं तो मुझे पूरा कट करना पड़ता है, फिर से ड्राइंग बोर्ड निकालना पड़ता है हमको म्यूट करने के लिए। देखो अभी हमको निकालना पड़ा ये कट करके पूरा, फिर से ड्राइंग पैड लाओ। ओके, तो पीजीडी जो है उसमें करने में टाइम लग जाता है, इसलिए ये छूट जाता है। ओके, लेकिन कहोगे करना तो जरूरी है, तो छूट जाएगा तो दो, अब पकड़ो कि अब इसको करने जाओगे तो एम्ब्रियो का एज बढ़ जाएगा, फिर इम्प्लांटेशन के लिए बचेगा नहीं। तो इस ये प्रॉब्लम ओवरकम होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, अगर फ्रोजन एम्ब्रियो है तब। अगर एम्ब्रियो फ्रोजन है तो इसका मतलब इसको एम्पल टाइम मिला हुआ है। और फ्रोजन एम्ब्रियो कब आया? जब महिला ने अपना इम्प्लांट करवाया, सपोज 3 एम्ब्रियो का। अब कल्चर मीडियम में 10 से 30 उस समय फॉलिकल निकाला था, ठीक है। जब ऊसाइट रिट्रीवल किया था आफ्टर हाइपर स्टिमुलेशन, तो 10 से 30, याद है ना, 10 से 30 ऊसाइट रिट्रीवल किए थे। 10 से 30 ऊसाइट रिट्रीवल के बाद इनका क्या हुआ, सिलेक्शन किया जो मेटाफेज 2 में आए। वो 10 से 30 में मेटाफेज 2 में उसको, क्योंकि सबको निकाला था बड़ा बड़ा देख करके ही, ओके, अल्ट्रासाउंड से, तो 30 में से मान लो 5 छट गया, 25 बचे मेटाफेज 2 में। फिर उसके बाद इसको फर्टिलाइजेशन कराया गया था, को इंक्यूबेशन, ये 25 एग्स को। हर एग के साथ कम से कम 75 स्पर्म, ऐसा डाइल्यूशन बनाया गया कि हर एग के लिए 75,000 स्पर्म अवेलेबल हो। 75,000:1 डाइल्यूशन था। अब 25 बचे। अब इसमें से सपोज अगर खुद ब खुद हो गया फर्टिलाइजेशन, सपोज कि 20 फर्टिलाइज हुए। अगर असिस्टेड फर्टिलाइजेशन टेक्निक जैसे कि ICSI की आवश्यकता पड़ी, तो अब आपके मर्जी पर है कितना एम्ब्रियो बनाइए। आप 5 को, 10 को ऊसाइट को इंजेक्ट कीजिए, और हर इंजेक्शन में एक सिंगल स्पर्म को एंट्री कराया जाएगा। तो ये अब वेरिएबल है, इसके ऊपर ICSI करके मान लिया कितना भी बनाए, ओके, एम्ब्रियो। सपोज एक सेफ लिमिट के लिए लेके चलते हैं, 8 एम्ब्रियो बनाए गए इंजेक्ट करके, अगर ICSI का इस्तेमाल किए तो। और ICSI का इस्तेमाल नहीं हुआ, नेचुरल वे में को इंक्यूबेशन से फर्टिलाइजेशन हो गया, तो सपोज टोटल का टोटल नहीं हुआ, मान कुछ कम ही होगा, 25 में 20 का हो गया। अब इनका फिर कल्चर कराया जाएगा, ओके। ये सारे स्टेज से गुजरेंगे। कल्चर होने के बाद कुछ जो है ट्रोफो, जो अब मान लिया आपने डिसीजन लिया नहीं, हम को प्रेगनेंसी के लिए ज्यादा श्योरिटी चाहिए, इसलिए हम ट्रोफोसिस्ट स्टेज पर ही ट्रांसफर कराएंगे, यानी इसमें प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाता है ट्रोफोसिस्ट स्टेज को इम्प्लांट करने पर। भले मेल चाइल्ड की संभावना बढ़ जाएगी, भले उसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, बर्थ डिफेक्ट्स की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन ट्रोफोसिस्ट स्टेज पर इम्प्लांटेशन जो है ज्यादा होती है। तो अब ट्रोफोसिस्ट स्टेज पर कितने पहुंचे इसमें से? कुछ मर गए ट्रोफोसिस्ट स्टेज से पहले ही, फीमेल एम्ब्रियोज। सपोज ट्रोफोसिस्ट स्टेज पर 10 पहुंचे, आधे मर गए। इसके भी 8 में से 4 पहुंचे, आगे मर गए। अब ट्रोफोसिस्ट स्टेज पर इतने एम्ब्रियो अवेलेबल हैं और इम्प्लांटेशन के लिए चाहिए। अब इनका फिर स्क्रीनिंग हुआ, इन एम्ब्रियोज का PGS कर लिया, PGD अगर संभव है जल्दी जल्दी, मान लो एक टेस्ट कर लिया, SMA कर लिया, DMD कर लिया, 2 कर लिया जल्दी जल्दी, नहीं है तो छोड़ो, क्योंकि टाइम नहीं है इसको करने का। इसको पूरा करने जाएंगे ये आगे भाग, ये तो रुका नहीं रहेगा ना हमारे लिए, ये तो जा रहा है, इसका टाइम, एम्ब्रियो का एज बढ़ रहा है। अब 6ठा दिन पर उसको इम्प्लांट करना जरूरी है, नहीं तो बेकार हो जाएगा। फिर 10 से, अब ये बचे, मान लो इसमें से PGS किए और ये किए, कुछ को छांटे एम्ब्रियो को, 10 में से मान लो
5 रखे और इसमें से मान लो 2 रख दिया, बढ़िया बढ़िया 2 चुन लिया एम्ब्रियो। अब इन 5 में से महिला कही कि नहीं, हमको 3 जो है एम्ब्रियो उसका ट्रांसफर कर दो यूटेरस में। डॉक्टर को बोल दिया, ट्रिपलेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं हमको, तो 3 कर दिया। अब जो 2 बचा एम्ब्रियो इसमें, वो कहाँ जाएगा? उसको भी जीने का अधिकार है। अब एथिकल इश्यूज इसकी वजह से बहुत क्रिएट हो रहे हैं। बुद्धिजीवी लोग डिबेट करते हैं, यह भी एक लाइफ है, इसको आपने क्रिएट किया फिर आप इसको मार दे रहे हो। कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा लाइफ फॉर्म है जो कि कंसस नहीं है, इसके अंदर सेंसेशन नहीं है, इसको कोई पेन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो डिबेट चलते रहेगा। तो अब 2 एम्ब्रियो जो है, सब इसका क्या रास्ता है? ये जो बच गया, एक रास्ता सबसे बेहतरीन रास्ता है इसका कि अब ये मैंडेटरी हो गया हर फर्टिलिटी क्लिनिक के लिए, उनको क्रायो प्रिजर्व करना पड़ेगा इन बचे हुए एम्ब्रियोज का, क्रायो प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। और क्रायो प्रिजर्वेशन कर दिए, इस पर लेबल लग गया, टैग लग गया, जिससे आइडेंटिफायर है, कोड है, उसका कोड का डिकोडिंग उसके डेटाबेस में रहता है, मतलब उसके ये एम्ब्रियो किससे बिलोंग करता है, उसका एक सीक्रेट कोड आ गया, यहाँ पर आइडेंटिफायर लेबल लग गया। फिर 2 एम्ब्रियो जो है लिक्विड नाइट्रोजन में डाल करके, ड्राम में डाल के, वो क्रायो प्रिजर्व करके डाल दिए गए फॉर लॉन्ग स्टोरेज। जितना दिन चाहे इसको वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। फिर दूसरा तरीका क्या है, या आप इसको डिस्ट्रॉय, कोई काम का तो है नहीं, अब ये रुका तो रहेगा नहीं, ये 6ठा दिन से 7वां दिन 8वां दिन जाएगा और इम्प्लांट नहीं होगा तो वो मर जाएगा, फिर अपने आप खुद ही मर जाएगा, वो सड़ जाएगा, मर जाएगा। तो इसको क्या करो, इसको यहीं पर डिस्कार्ड कर दो। तो डिस्ट्रॉइड, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन है, डिस्ट्रॉय करना। इससे भी एक और बेहतरीन ऑप्शन है कि इनको रिसर्च के लिए यूज कर लो, दे दो रिसर्चर्स को जो इस रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी टॉपिक्स पर रिसर्च करते हैं, उनको इन सब एम्ब्रियोज की जरूरत पड़ती है, उनको दे दीजिए। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑल्सो गुड ऑप्शन, गिव इट फॉर रिसर्च, ताकि रिसर्च हो तो फिर फ्यूचर में उस रिसर्च का आउटकम जो है काम आए, या नहीं तो क्रायो प्रिजर्व कर लिए। क्रायो प्रिजर्वेशन करने के बाद अब टाइम मिल गया, अब एम्ब्रियो जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन में, क्रायो प्रिजर्व हो गया, कुछ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स निकाल लिए गए, ओके, 2 ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इसके निकाल लिए गए और रेस्ट को क्रायो प्रिजर्व कर दिया गया। अब इन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को, अब ये तो फ्रीज हो गया वहां पर उसका डेवलपमेंट ग्रोथ, अब ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स पर आपको टाइम मिल गया, आपने सारा पीजीडी जितने भी हैं 16 तरह के 26 तरह के सबको आप टेस्ट कर लीजिए और एम्ब्रियो को सर्टिफाई कर दीजिए कि दिस एम्ब्रियो डजंट हैव दिस 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 जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और इनके अंदर नहीं है। ओके, तो क्रायो प्रिजर्व्ड एम्ब्रियोज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो पीजीडी उसमें हो के रखा हुआ है। तो कोई निसंतान दंपत्ति फर्टिलिटी क्लिनिक जाता है तो सबसे इजी ऑप्शन है डॉक्टर के पास भी और पेशेंट के लिए भी, और सबसे कम खर्चे वाली बात है कि आप डोनेटेड एम्ब्रियो ले लीजिए। क्रायो प्रिजर्व कर दिया गया, अब ये डोनेट किया जा सकता है, लेकिन डोनेट करने, क्रायो प्रिजर्व करने के पहले कंसेंट फॉर्म महिला से भरा लिया जिसका ओरिजिनली ये एम्ब्रियो था, कि भविष्य में 1-2 साल के बाद कोई आया हमसे मांगा एम्ब्रियो तो हम उसको डोनेट कर सकते हैं क्या? वो कहेगी हाँ दे सकते हैं, तो ठीक है, वो ऑथराइज हो गया, वो डोनेट कर सकता है, उसने परमिशन दे दिया था। अब किसी को जरूरत पड़ी तो वो डॉक्टर के पास आया, बोला हमको बच्चा नहीं, डॉक्टर बोला सबसे सिंपल तरीका है, एम्ब्रियो ले लीजिए,
हमारे पास फ्रोजन एम्ब्रियो है, कुछ सिंपल प्रोसीजर है, कैथेटर से एम्ब्रियो को यूटेरस में सिर्फ डाल देना है और उसके बाद ट्रांसप्लांट हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाओगे। ठीक, लेकिन और इसका फायदा यह है कि सारे प्रोसीजर से आप बच गए, हाइपर स्टिमुलेशन, ओके, आपका एग रिट्रीवल, ठीक है, इंसेमिनेशन, ओके, इम्ब्रियो कल्चर, इम्ब्रियो ट्रांसफर, इम्ब्रियो सिलेक्शन, ये सारा प्रोसीजर हो रहा था आपके बॉडी में, सारे हार्मोन्स, दवाई, ये सब जो ले रहे थे उन सब से बच गए और इतना खर्चा से बच गए, टाइम बच गया। ये वो अगर ये सब चलता आपके साथ तो आपके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, गोतिया रिश्तेदार सब जानते, फ्रेंड व्रेंड, कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपका इलाज चल रहा है डॉक्टर के पास। इस तरह से एक समाज में ये शर्मिंदगी वाली बात होती है कपल्स के लिए कि बच्चा नहीं हो रहा है, इलाज चल रहा है, क्योंकि अभी भी टैबू है लोगों में कि बच्चा नहीं हो रहा है मतलब शारीरिक कमजोरी। तो ऐसा नहीं है। तो उसको अगर वो एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए गया डायरेक्ट तो तुरंत डॉक्टर उसको ट्रांसफर कर देगा, कुछ दिन के बाद उसको गर्भ ठहर जाएगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, सबको लगेगा नेचुरल इन्हीं का बच्चा है अपना, लेकिन वो उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं होंगे। यही एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर उनको संतोष है तो सबसे सही तरीका है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए चले जाए। और एम्ब्रियो ट्रांसफर से ये भी फायदा है, पीजीडी सब सर्टिफाइड है आपका, ओके। दूसरा फायदा क्या है एम्ब्रियो ट्रांसफर का, कि आपके बॉडी के साथ वो पेशेंट के बॉडी के साथ कोई हार्मोनल पूरा जो चेंजेज हुआ वो सबसे वो बच गई, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन से बच गई हो। तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि OHSS वगैरह, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह, ये सब से भी वो बच जाएगी। सिंपल तरीका में काम चल जाएगा। लेकिन अगर एम्ब्रियो फ्रोजन वो गई, नहीं मुझे अपना ही चाहिए, हम ही जेनेटिक हो, हम ही उसका बायोलॉजिकल हो, ओके, और उसको जन्म देने वाले भी हम ही हो, तो उसको पूरा ये प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। और इस केस में जब एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है तो वो बेसिकली क्या है, सरोगेट मदर है, जिसका किसी को नहीं पता रहेगा, सारा चीज सीक्रेट रहेगा, सिर्फ उस बच्चे को भी नहीं पता रहेगा, ना समाज को पता रहेगा। तो ये सब सीक्रेट वे में हो जाता है। ओके, आ रहा है स्टूडेंट समझ में? आगे चले। ठीक, अब पीजीडी की जरूरत एक्चुअली तो सबको करना चाहिए, सब में होना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए नहीं। लेकिन पीजीडी से फायदा क्या होता है? पीजीडी से यही फायदा होता है कि वैसे कपल्स जिनके फैमिली में कोई इनहेरिटेड डिजीज का हिस्ट्री है, तो वो भी अगर मतलब शादी करते हैं तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग में आपने देखा जेनेटिक्स का जो हम 3:1 और ये सब जो रेशियो बताया कि 100% ये नहीं है कि उसको बीमारी होगी ही होगी। ओके, देयर आर चांसेस फॉर 4 तरह के गैमिट निकले, हेटेरोजाइगस था, एक गैमिट तो उसमें नॉन डिफेक्टिव ही रहेगा, दूसरा गैमिट डिफेक्टिव है, तो कुछ आधे गैमिट्स जो हैं वो डिफेक्टिव है फॉर दैट जीन, ठीक है। और डिफेक्टिव डिफेक्टिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में आ गया तब बीमारी हुई। तो फैमिली हिस्ट्री जिनका है उनके अंदर संभावना है उनके बच्चों में कि ये बीमारी आए, तो ये पता चल जाता है। जिनके फैमिली में है एम्ब्रियो को सेलेक्ट कर सकते हैं उस हिसाब से कि आधे एम्ब्रियो में तो डिफेक्ट होगा, आधे में नहीं हो, तो जो नहीं है जिसमें डिफेक्ट उनको चूज करो फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक, फिर पीजीडी का एक डिसएडवांटेज मतलब एक ये भी है कि इससे बच्चे का जेंडर पता किया जा सकता है, लेकिन हमारे कंट्री में ये बैन है, समझे। लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स जो है वो पोल खोल देता है, जो कि मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स है।
जैसे कि, और मोनोजेनिक होने के साथ साथ वो सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड भी है, जैसे कि दुसांस मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD जो बताए थे, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है, मोनोजेनिक डिसऑर्डर है। तो इसमें भी अगर मोनोजेनिक डिसऑर्डर इसको आप एलिमिनेट करोगे तो कौन एलिमिनेट होगा? मेल एम्ब्रियोस, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस पर वो डिफेक्टिव जीन है, तो दैट यू कैन एलिमिनेट आउट। मेल एम्ब्रियोस को सीधा निकाल देंगे। तो यहाँ पर तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा मेल फीमेल। मेल एम्ब्रियो मतलब सारे के सारे मेल एम्ब्रियो जो हैं वो सब के सब डिफेक्टिव जीन ही होगा उनमें। ठीक। दूसरा इससे ये है फायदा, तीसरा मतलब सब एक बहुत बड़ा फायदा है PGD का और ये सब जेनेटिक स्क्रीनिंग का, कि IVF पर्टिकुलरली कहें तो IVF से पैदा हुए बेबीज का, तो दोनों सपोज कि एक बेबी हुआ, फर्स्ट बेबी IVF से या विदाउट IVF, उसको कोई एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता है, इनक्योरेबल डिजीज है। जैसे मान लो कि उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, मान लो कि उसको लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो पेरेंट्स जो है दूसरा बच्चा पैदा करेगा और वो उसको मतलब थोड़ा सा इसमें क्लच है कि उसमें HLA टाइपिंग की उसका मैच होना चाहिए, एंड दिस सेकेंड सिबलिंग इज कॉल्ड एज सेवियर सिबलिंग। और ये सेकेंड सिबलिंग को इसलिए पैदा किया जाता है टू क्योर द फर्स्ट वन। अब वो फर्स्ट वन को अपना बोन मैरो देगा, लीवर देगा, किडनी देगा, जिसका जरूरत पड़ेगा वो देगा, सेकेंड बच्चा, समझे? उसको IVF से कर लिया। आ रहा समझ में स्टूडेंट? ओके, ठीक है। तो ये हो गया, अब आप इसको मिटा देते हैं। स्टेज जो है वो कितने डेज का होता है, कितने वीक का? क्या बोल रहे हो? स्टेज जो है वो कितने डेज? 4 से 6 दिन, 4 to 6 days, 4 to 6 days। आ रही है आवाज? देखो, 8 सेल स्टेज 48 घंटा तक वो 8 सेल बना, ठीक। और नेक्स्ट 48, इस 48 घंटा के नेक्स्ट वाला 48 घंटा में वो इस 8 से 16 हो गया, फिर इसी 16 से 32 हो गया, और इसी 32 से 64 हो गया, फिर इसी 64 से 128 हो गया। तो ये एक्सप्लेन किए थे ना। और ये 8 कैसे हुआ था इस 48 घंटा में? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 3 डिवीजन है इसमें, इसमें 4 डिवीजन है, इसीलिए क्लीवेज स्टेज है। अब और नेक्स्ट 48 घंटा में ये क्या होगा कि इस 128 सेल जब बन गया तो ये इसका डबलिंग भी होगा, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है और डिफरेंशिएशन हो रहा है।
इस 48 घंटा में ये 128 से 256 हुआ। यहाँ तक सारे ब्लास्टोमियर्स एक जैसे हैं। यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स जो है डिफरेंशिएट कर गए into two types, trophoblast cells and embryoblast cells. Trophoblast cells become placenta. ठीक, तो ये 256 में से कुछ ट्रोफोब्लास्ट हैं, कुछ इम्ब्रियोब्लास्ट हैं। इस 128 में से सारे के सारे ब्लास्टोमियर्स हैं और ब्लास्टोमियर डिफरेंशिएट हुआ into ट्रोफोब्लास्ट एंड इम्ब्रियोब्लास्ट में। ठीक, आया समझ में? यस सर। देखिए अब ये सब आपको इसमें अब ये फील करेंगे धीरे धीरे, समझे? टेक्निक जो एसोसिएटेड टेक्निक्स जो है आईवीएफ के साथ वो हम बता रहे हैं। फिर एक बड़ा टेक्निक है और इम्पोर्टेंट टेक्निक अभी डिस्कस कर ही रहे थे, दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, अब आप देख लीजिए क्रायो प्रिजर्वेशन का कितना लाभ है। और ये जो है परफॉर्म किया जाता है दोनों के लिए, oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन एंड एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन, दोनों के लिए। oocyte को क्रायो प्रिजर्व कर लिए तो नेक्स्ट साइकिल में उसी प्रिजर्व oocyte को यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर क्रायो एम्ब्रियो को कर लिए क्रायो प्रिजर्व तो नेक्स्ट साइकिल में फॉर द नेक्स्ट इम्प्लांटेशन वही सेम एम्ब्रियो को यूज किया जा सकता है। ठीक, तो क्रायो प्रिजर्वेशन सब में